हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया से बढ़िया चल रही होगी। आज हम कक्षा 10 गणित का 2022 का सेट 5 एजेड करने वाले हैं। 2022 सेट 5 एजेड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें मैंने पहले ही बता दिया है पार्ट 1 में। ठीक है, आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और 2023 के मैथमेटिक्स और साइंस के सेट्स को करा दिया है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आज हम इसके विस्तृत जो प्रश्न हैं उन्हें करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी भाषा में करेंगे, बिल्कुल इजी से इजी जो है समझने की कोशिश करेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु P-4, बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अच्छा, ये बिंदु P है, AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा। AB रेखाखंड है। अच्छा, AB रेखाखंड है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम एक AB रेखाखंड बनाते हैं। का है पहले का देखो AB रेखाखंड बोला गया है तो यहाँ से हम AB रेखाखंड बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये मेरा AB रेखाखंड है। ठीक है, A हमको दिया गया है कितना, -6, 10 A है, और B कितना है, ये है 3, -8। ठीक है, इसको एक बिंदु P है जो विभाजित कर रहा है। ये बिंदु P है, ठीक है, इसको विभाजित कर रहा है। अच्छा, बिंदु P के जो निर्देशांक है वो 4, -4, 6 हैं। ये बिंदु P AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें बताना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का अनुपात, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात मान लेता हूँ M1 है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात मान लेता हूँ M2, और ये भी हमको बताना है। यानी कि M1 अनुपात M2 हमको ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, समझ गए। चलिए देखिए कैसे करते हैं। इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले तो आप देखेंगे जो P है वो AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, और इसको अंतः विभाजित कर रहा है, यानी अंदर आंतरिक जो है विभाजन कर रहा है। तो अंतः विभाजन का पहले तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, अंतः विभाजन सूत्र से देखो, अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है वो होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बीच में देखिए, यहाँ पर ये x में होता है, ये y में होता है। यहाँ पर ये x1 y1, ये x2 और ये y2 होता है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर देखो x कितना है, x हमारे पास है -4। ठीक है, और m1 कितना है, ये देखो m1 हमको निकालना है, और x2 अपने पास है 3। ठीक है, प्लस m2 भी हमको निकालना है, और x1 हमारे पास है -6। ठीक है, और m1 भी हमको निकालना है, और ये m2 ऐसा कैसा है। थोड़ा आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। अभी जो है वो चला जाएगा, 2 मिनट की वेट कीजिए। देखिए अब आप यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो 3 की m1 से गुणा हो, ये हो जाएगा 3m1, प्लस -6 की m2 से गुणा होगी, ये हो जाएगा 6m2। अपॉन में हमारे पास है m1 प्लस का m2। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। आप इसकी पहले इधर गुणा कराएंगे, देखो माइनस का है तो गुणा करेगा, चिन्ह चेंज कर देगा। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 4m1। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस 4 की m2 से होगी, हो जाएगा 4m2। ठीक है, आप इसकी 1 से जब इधर करा देंगे तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जब 1 गुणा करता है तो सेम ही रहता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सरल कर लो। देखो यहाँ पर इसलिए m1 माइनस 4m2, ये बराबर हटा दीजिए। बराबर जब हटा लेंगे तो इधर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और बराबर में 0 पहुँच जाएगा। माइनस का 4m1 और ये माइनस का 3m1 कितना हो जाएगा, 4 3 7, माइनस का 7m1। ये माइनस का 4 है, ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 से 6 चला जाएगा, या 6 से 4 चला जाएगा तो बचेगा आपके पास प्लस का 4 5 6 2। ठीक है, देखो प्लस का ज़्यादा था तो प्लस का ही आएगा, और ये m2 बराबर 0। 6m2 से 4m2 चला गया, 2m2 बचा। 4m1 से 3m1 गया, नहीं माइनस माइनस था, प्लस हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 7m1 प्लस का 2m2 इधर आ जाएगा, माइनस का 2m2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा। अतः m1 बटा m2 बराबर, देखो ये जगह 2/7, 2 की जब इधर गुणा कराओगे तो 2m2, 7 की m में से 7m1, फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दो इसलिए m1, इसकी जगह ये अनुपात होता है ना, ये m2
बराबर 2:7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमसे बोला गया था किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2:7 में विभाजित करेगा। तो लिख दीजिएगा लास्ट लाइन कि भैया अतः जो बिंदु P है वो AB को 2:7 में विभाजित करेगा। समझ गए? ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से मैंने समझाया है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये हमें एक बारंबारता सारणी दी गई है, इसका हमें बहुलक निकालना है। ठीक है, चलिए इसको बता देते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल है। ठीक है, वर्ग अंतराल, और इसके बाद है बारंबारता। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें दिया गया 10 से 25। ठीक है, 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85 है, और 85 से अपने पास है 100। ठीक है, ये हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं और बारंबारता दी गई है। यहाँ पर हमको 2, 3, 7, 9, 5 और 4। ठीक है, हमसे बोला गया है कि बहुलक क्या होगा। क्या पूछा गया है? बहुलक। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, माध्य माध्यक बहुलक आपको निकालना आना चाहिए, और बोर्ड एग्जाम में सांख्यिकी जो चैप्टर है माध्य माध्यक बहुलक इससे जो है 10 से 15 नंबर में क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो बहुलक निकालना है तो बहुलक का सूत्र पहले देख लो क्या होता है। बहुलक बराबर हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला होता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे L चाहिए होगा, F1, F0, F2, H, ये हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम इसमें रख पाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इन मानों को निकाल लेते हैं। देखो L बराबर क्या होगा। ठीक है, L निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे F बराबर, सबसे पहले आप क्या कीजिए, F निकालिए। ठीक है, F निकालिए, सबसे पहले याद रखिएगा F निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये F होता है, तो इसमें आपको जो सबसे बड़ा होगा वही F होगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा ढूंढना है आपको, तो इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा 9 है, तो यानी कि F हमारे पास 9 होगा। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे हैं? जो सबसे बड़ा होता है वही F होता है, तो सबसे बड़ा 9 है, तो यानी कि F बराबर हमारा 9 आएगा। F कितना आएगा? 9 आएगा। और याद रखेगा F1 F के ऊपर वाला, F के, बाकी यहाँ पर याद देखिए F1 है ना, तो इसको F1 कर दो। ठीक है, तो F1 क्या होता है? F1 होता है सबसे बड़ा, तो F1 के ऊपर वाला होता है F0, F1 के नीचे वाला होता है F2। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो F1 के ऊपर वाला F0, यानी कि हमारे पास जो F0 है वो हमारे पास है 7, और F2 कितना है हमारे पास? F2 हमारे पास है 5। अब L मिल जाएगा। देखो F1 के सामने वाला जो होता है वो L होता है, तो F1 के सामने हमारा 50 है, 55 है ना, 55, तो हमारा हो जाएगा 55L। ठीक है, तो L हमारा 55 होगा, F1 हमारा 9 होगा, F0 7 होगा, F2 5 होगा। और H देख लीजिए, H निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। देखो H का मतलब होता है अंतर, इनमें कितने का अंतर है, तो देखेंगे आप अगर, तो 15 का अंतर है। ठीक है, 10 में 15 जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 40 में 15 जोड़ते हैं तो 55 आता है, यानी कि हमारे पास अंतर आ रहा है 15 का, तो H आ जाएगा 15। अब इसमें मान रख करके आंसर निकाल दीजिए, देखिए कैसे निकलता है। बहुलक बराबर, देखो L कितना है हमारे पास? L है 55, तो 55 प्लस F1, देखो F1 कितना है? F1 9 है, माइनस F0 हमारे पास 7 है, 2F1, F1 9 माइनस F0 माइनस F2 5 है, गुणा H, ये 15। ठीक है, चलो ये 55, 9 से 7 8 9 बचेंगे 2, 2 ने 18, 18 से 7 गए 11, 11 में से 5 गए 6, गुणा 15, 3 दूना 6 और 5 15, 2 एकम 2, यानी कि हमारे पास आ गया 55 प्लस 5, यानी कि 5 60। ठीक है, तो बहुलक कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से जो है इसको करना था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। इसका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, याद रखिएगा एक क्वेश्चन आना ही आना है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो इसको जरूर आपको सिद्ध करना आना चाहिए। अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वैसे तो मैंने कई वीडियोज़ में बताया है। क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर बताया गया है कि सिद्ध करना है 6 प्लस
अंडर रूट 2 को एक अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या सबसे पहले मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय अगर संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले परिमेय मानना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है, ये अगर परिमेय संख्या है तो ये a बटा b के रूप की होगी, यानी कि इसके बराबर होगी। अंश और हर में होती है ना परिमेय संख्या, तो ये अंश और हर में होगी। a और b क्या है, लिख दो, जहां a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ पर इस साइड में आपको अंडर रूट को रोकना है, और इधर देखो a बटा b, ये प्लस का छेद रहेगा माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर इसके बटे कुछ तो बन की इधर हो जाएगा गुणा, तो a माइनस का 6b अपॉन v, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो चूंकि, बस हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। देखो चूंकि लिख दो, चूंकि a माइनस 6b, और ऐसे लिख दो चूंकि a माइनस 6b बटा b क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसा है परिमेय संख्या है भाई, परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि ये बटे में है, तो परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि बराबर है, फिर है कि नहीं। तो लिख दो इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, है कि नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये बराबर है। लेकिन इसके विरोध अगर हम करें, इसका अगर विरोध करें तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं कह दूं भैया ये एक अंडर रूट 2 है, एक परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे नहीं सर, हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं है। यहाँ पर तो कहता है कि भैया अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट की संख्या अगर एक अभाज्य संख्या होती है तो एक अपरिमेय संख्या होती है। आप कह रहे हो परिमेय संख्या, तो आप विरोध करोगे ना, तो इसके विरोध, अगर आप इसका विरोध करेंगे तो यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिख दो इसके विरोधाभास से, परंतु इसके विरोधाभास से अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप इसका विरोध करेंगे तो अपरिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख दो अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे कैसे आपने कह दिया कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और अंडर रूट देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर भी ये है कि नहीं, यहाँ पर भी तो है, तो इसका मतलब ये है एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर यहाँ पर एक बुरा इंसान है तो अगर यहाँ पर भी हो गया तो इसका मतलब ये भी एक बुरा इंसान हो गया, समझे कि नहीं। बुरी संगति हमेशा बुरी रहती है, उसमें आप बुरे ही समझे जाएंगे। अगर आपकी संगति जैसी होगी उसी तरीके से आपको समझा जाता है। इसी प्रकार से अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, 6 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको पूरी की पूरी लिखनी पड़ेगी, तभी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो इन्हें भी ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में एक प्रश्न है, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर घ है, ठीक है। हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दी गई है और इसका विविक्त कर निकालना है। हमें क्या दिया गया है, 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0, ये क्या हमें दिया गया है। तो हमसे बोला गया विविक्त कर ज्ञात करना है, ठीक है, विविक्त कर निकालना है। देखो विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा d क्या है, d विविक्त कर है, और a b c ये कहाँ से मिलेंगे, पहला वाला a होगा, ये b होगा और ये c होगा। देखो d मिल जाएगा यहाँ से। देखो b कितना है हमारे पास, माइनस का 6 है तो इसका स्क्वायर माइनस 4a कितना है 9 है और c कितना है 1 है, ठीक है। अब देखें अगर आप, तो यहाँ से आ जाएगा 6 चंग 36 माइनस 4 9 36, तो d बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसके मूल कैसे आ गए, d का मान आया 0। जब d 0 के बराबर होता है तो मूल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। लिख दो यहाँ पर अतः मूलों की प्रकृति कैसी होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे जब d का मान, क्योंकि जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल होते हैं बराबर, ठीक है। यहाँ पर बोला गया था अगर वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है, अगर वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमारे मूल जो आए हैं वो कैसे आए हैं, बराबर आए हैं, ठीक है। चलिए
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोला गया हड़ा कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर देखिए पढ़िए। कह रहा है कि एक ठोस, ठीक है, शंकु के आकार का है। अच्छा, अर्धगोले पर खड़ा हुआ है, जो कि देखो एक यहाँ पर क्या होगा, अर्धगोला होगा। ठीक है, अर्धगोला होगा इस तरीके का। ठीक है, इस पर क्या है, एक शंकु खड़ा है, इस पर एक शंकु खड़ा है इस तरीके का। ठीक है, अच्छा, शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या दी गई है वो हमें 3 सेंटीमीटर दी गई है। और इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो कह रहा है कि इस ठोस का, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा ठोस बना है ना, तो इसका मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन पाई के पदों में निकालना है। पाई के पदों में बोला है, पाई के पदों में यानी कि पाई का मान आपको नहीं रखना है। पाई का मान 22/7 है, वो आपको नहीं रखना है। जब पाई के पदों में निकालना हो तो आंसर किस में निकालना है, पाई के मान, पाई के पदों में। इसका मतलब पाई का मान आपको नहीं रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, चूंकि ऐसे लिख दो, दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर हमको दी गई है 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, जो r दी गई है, जो त्रिज्या दी गई है वो हमें दी गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या आप देख सकते हैं, है कि नहीं, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अर्धरोपित है तो ये रखा हुआ है, तो इसकी अर्धगोले की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर होगी तथा अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर ये भी 3 ही है। ठीक है, चलिए, अतः देखिए क्या ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्या आपको L पता होगा, सबसे पहले ऐसे देख लो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये हमको निकालने के लिए कहा गया कि ठोस का, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कब निकलेगा, ये देखेंगे अगर आप, तो शंकु जो है ये वाला जो शंकु है इस अर्धगोले पर रखा हुआ है, यानी कि जुड़ा है, तो कहने का मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो लिख दो यहाँ पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें जोड़ दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर रखा हुआ है ना, तो रखा है यानी कि जुड़ा है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है। देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। ठीक है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो पाई का मान तो नहीं रखना है, आर कितनी है, आर हमारे पास है 3। ठीक, कितनी है, 3 है। बाकी एल तो हमको यल हमें नहीं दी गई तो निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो देखो एल निकाल लो सबसे पहले। यल क्या है, यल आपकी तिर्यक ऊंचाई है, यल तिर्यक ऊंचाई नहीं तिरछी ऊंचाई। देखो इसकी ऊंचाई मुझे ये वाली दी गई है, लेकिन हमको इसकी तिरछी ऊंचाई ये एल है, ये नहीं दी गई है, तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। तो यल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो एल बराबर अंडर रूट में h कितना है, 4 है, और आर त्रिज्या कितनी है, 3 है, इसका भी स्क्वायर कर दो तो एल बराबर आ जाएगा, देखो 4 चौके 16 और 3 3 9, यानी कि अंडर रूट में 25, तो एल का मान आ जाएगा 25 का वर्गमूल 4। ठीक है, तो एल कितना आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ पर रख दो 5 प्लस 4, पाई का मान नहीं रखना है, आर कितना है हमारे पास, 3 है। ठीक है, देखो पाई 55 15 प्लस, देखो 3 3 9 और 9 चौक 36 पाई। ठीक है, यहाँ से आप जो है 3 कामन ले सकते हैं, 3 कामन लेंगे तो बचेगा, देखो 53 15 5 पाई प्लस 3 कम 3 3 दूना 6, तो ये आएगा हमारे पास क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को। तो हमारे पास जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो 3 × 5 पाई प्लस 12 पाई सेमी स्क्वायर। आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते थे। ठीक है, समझ गए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका जो अगला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष P इतना, Q इतना और R इतना है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल,
से जो कॉन्सेप्ट आपका था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ये हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आपका था, जो फार्मूला था, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आपकी प्रश्नावली जो 7.3 है वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है और ये उसी का प्रश्न है, तो इसे हम नहीं करेंगे। तो हटा दिए गए तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। कह रहा है कि समीकरण x - 1/x = 3 के मूल कैसे होंगे। मूल हमको ज्ञात करने हैं, कैसे नहीं, मूल हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मूल हमेशा द्विघात है ना, तो द्विघात है तो इसका मतलब हमारा जो मूल आएंगे वो 2 आएंगे। दूसरे का है, देखो यहाँ पर हमको दिया गया है x - 1/x = 3। ठीक है, हमको इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसको एक द्विघात समीकरण बना लो, क्योंकि द्विघात समीकरण जब तक नहीं बनेगी तब तक आप मूल नहीं निकाल पाएंगे। देखो इसके बटे में कुछ तो बन x की x से कराओगे, तो यहाँ पर सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखो ठीक है, x की x से होगी, ये हो जाएगा x², बन की बन से होगी, हो जाएगा बन, और x की कम x = 3। देखो इसके बटे में कुछ तो बन की इधर करा दीजिए, तो हो जाएगा x² माइनस का बन, इसकी इधर कराएंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, प्लस का 3x इधर ले आओगे, माइनस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का 1 पहले से ही है, और बराबर 0। अब देखें आप यहाँ पर ये समीकरण बन गई है पहली, मतलब एक द्विघात समीकरण बन गई है। अब द्विघात समीकरण बन गई है तो इसके हम मूल निकाल सकते हैं। पहले तो तुलना कर दो, ठीक है, तब जाकर के a b c के मान मिल जाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, देखो इसमें एक, देखो x² का जब कोई गुणांक नहीं होता तो 1 होता है, इसके गुणे में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। और देखेंगे अगर आप तो x² से x² कट जाएगा और a बराबर आ जाएगा 1 तुलना करने पर। और देखो x से x कट जाएगा, b बराबर आ जाएगा -3, और c बराबर अगर आप देखें तो -1 दिया है। ठीक है, अतः मूल देखो कैसे निकलेंगे। आपको धराचार्य फार्मूला याद है कि नहीं याद है? आप जानते हो धराचार्य फार्मूला x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac/2। ये मूल निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, मूल निकालने का ये फार्मूला होता है। अब इसमें रख करके आंसर निकालेंगे। देखो कैसे, x बराबर माइनस ये है और माइनस ये, तो प्लस हो जाएगा 3 + -√b², b हमारा -3 है। ठीक है, और -4a और c -1, 2a 1 है। तो x बराबर आ जाएगा, देखो 3 ± ये जगह 3 × 9 और 4 × 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 × 2, ये जगह 3 ± ये जगह 3 × 9 और कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, सही है। 9 × 4 13 हो जाएगा ना, 13/2। ठीक है, ये 13 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्लियरली मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखो x बराबर आ जाएगा 3 ± √13/2। ठीक है, देखो यहाँ पर अब मूल आ गए हमारे, ये प्लस में आए हैं माइनस में आए हैं, तो आपको अलग अलग पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पर कितनी घात है, 2 घात है। इसकी जो अधिकतम घात है, जो मैक्सिमम घात है वो 2 है। इसका मतलब इसके मूल आएंगे 2, कितने आएंगे 2 आएंगे। तो ये तो पहला एक ही आ रहा है तो इसको 2 कर लो। सबसे पहले प्लस ले लो एक बार, प्लस लेने पर। अच्छा देखो x बराबर 3, माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना है सिर्फ। ठीक है, तो एक ये आंसर आ जाएगा। अब एक इधर ले लो माइनस लेने पर, देखो x बराबर 3, आपकी प्लस नहीं लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर हमारा आ जाएगा ये। ठीक है, समझ गए? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके 2 मूल आ जाएंगे ये। चलिए इसके बाद जो है इसका अगला क्वेश्चन है उसको भी ख़त्म करते हैं आराम से। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य आप खुद निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है। माध्य बराबर फार्मूला σf/σf, इसमें आप कर लेना सोल्व। ठीक है, मैंने माध्य बहुलक पहले ही सिखा रखा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है तो टाइम चला जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर पूरे क्वेश्चन कराया करो। अरे भाई इसमें टाइम बहुत जाता है। अब भाई वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी चली जाएगी एक क्वेश्चन के लिए, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। माध्य और बहुलक आपको पता है प्रोसेस एक ही होता है। ठीक है, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा, ये मैंने करा दिया था बहुलक। ठीक है, माध्य आप खुद निकाल लीजिएगा। अगला देखिएगा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि sin 60 × cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री × cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। इसमें हमको पहले लिखो दिया है गा है, दूसरे का गा दिया है, ऐसे लिखो सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि sin 60 डिग्री × cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री
इंटू कोस 60 डिग्री, ठीक है, बराबर होगा 1/2 के। ये ठीक है, ये ऐसे लिख लो ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको ले लेंगे और इसके बराबर कर देंगे, यानी कि LHS को लेकर के RHS के बराबर दिखा देंगे। तो लिख लो टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, देखो ले लो यहाँ पर ये यहाँ पर देखो साइन 60 है लिख दो, और कोस 30 है लिख दो, साइन 30 है और इंटू कोस 60 है। अब इसको मैंने ले लिया, अब इसमें मान रखी, देखो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, कोस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। गुणा कराएंगे तो कट जाएगा, 3 ये आ जाएगा और 2 दूना 4, 1 1 कम 1, 2 दूना 4। देखो एक नीचे एक जैसे, तो एक बार लिख लेंगे, 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो आपने देखा 1/2 आ गया, लिख दो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही तो हमको लाना था। देखो मैंने इसको लिया और सोल्व किया तो 1/2 आ गया, मतलब इसके बराबर आ गया RHS के। तो लिख दो यहाँ पर LHS बराबर RHS, इसलिए सिद्ध हुआ, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और हर एक बच्चा को ये क्वेश्चन आना चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ये कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला, कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताया गया √3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, और इसको मैं फिर से करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नड़ा है। सबसे पहले बताया गया है कि 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हो, 10 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेता हूँ मैं। ये हमारे पास है 10 मीटर ऊंचा एक भवन, ठीक है। इसके शिखर पर एक केबल टावर लगा हुआ है, तो इसके शिखर पर एक केबल टावर लगा दो कुछ इस तरीके से। ये केबल टावर मैंने लगा दिया, यहाँ पर इस शिखर है, ठीक है। भवन इतना है हमारे पास, इतना, तो मान लो A है, ठीक है, ये, और ये मान लो B, तो AB हमारा क्या है, भवन है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये भवन के शिखर पर एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा रुको, यहाँ पर पहले तो जमीन बना लो नीचे, मतलब भूमि बना लो। तो भूमि कुछ इस तरीके से होगी और इसको आप इससे मिला देंगे, ठीक है। और बोला गया है कि देखो ये भवन होगा ना, भवन होगा तो इधर भी एक इसी प्रकार की जो है लाइन खींचनी है आपको और इससे जो है जोड़ देना है, ठीक है। रुक जाइए यहाँ पर 2 मिनट, क्या बता रहा है, कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद के अवनमन कोण। अच्छा देखो इसके शिखर पर मैंने बताया था कि एक केबल टावर लगा हुआ है, केबल टावर ये लगा हुआ, इसके साथ देखिए, इसके साथ जो कोण बन रहा है यहाँ से, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये केबल टावर है तो इसका शिखर, इसके शिखर से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। समझ गए बात को, 60 डिग्री है। और भवन के पाद के अवनमन कोण 45 डिग्री है। भवन हमारे पास ये है पूरा, ठीक है, भवन ये है, तो इसके पाद के अवनमन कोण, मतलब यहाँ पर अवनमन कोण ऊपर बनेगा तो यहाँ पर बनेगा 45 और इसका पाद ये है, देखो यहाँ पर भी है, तो इससे यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं, है कि नहीं। भवन तो भवन कुछ इस तरीके से है, ये इसका पाद ये है और ये है, तो इस तरीके से 45 और अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनते हैं। चलिए समझ गए। और हमको बताया गया है तो, ठीक है, तो हमसे बताया गया है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई बतानी है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना टावर की ऊंचाई, देखो टावर की ऊंचाई को कुछ मान लेता हूँ h है, ठीक है। क्या है, h है, मतलब यहाँ पर देखो पहले A B, इसे C मान लो, इसे D मान लो, इसे E मान लो। देखो केबल टावर हमारा यहाँ से यहाँ तक है, देखिए सही से यहाँ से यहाँ तक केबल टावर लगा हुआ है, तो इसकी ऊंचाई को मैंने h माना है, यही हमको निकालना है, h निकालना है हमको, ठीक है, h निकालना है। चलिए देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप इस त्रिभुज को लीजिए, इस वाले त्रिभुज को, त्रिभुज ADB को लीजिए, क्योंकि आप जब इसको ले लेंगे तो आपको आधार पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखो ऐसे लिख लो, चूंकि देखो ये क्या है, 10 है, तो इसका मतलब ये वाला भी 10 ही होगा, 10 मीटर ही होगा, क्योंकि आमने सामने समांतर है ना, तो बराबर होगा। कहने का मतलब जो ED है वो किसके बराबर है, वो AB के बराबर है, ठीक है, तथा जो BD है वो किसके बराबर है, EA के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये हमको दिया गया है। आगे देखिए, सबसे पहले त्रिभुज ABD में चलो, तो लिख दो चूंकि त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में आप
क्या ले सकते हैं, इस त्रिभुज में आप इसको ले लेंगे, टेन को ले लेंगे तो आधार पता चल जाएगा, तो टेन ले लो, ठीक है। तो टेन थीटा, थीटा कितना है 45 है, बराबर लंब, लंब हमारा ए बी यानी 10 है बटा आधार, आधार इसका कितना है, इस वाले त्रिभुज में लंब हमारा 10 है और आधार हमारा बी डी है। टेन 45 का मान हो जाएगा 1 और ये जाएगा 10 बटा बी डी और इधर कराएंगे गुणा, तो बी डी बराबर आ जाएगा 10 मीटर। तो कहने का मतलब इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये भी 10 मीटर ही होगी। बी डी आ गया 10, तो ये वाला 10 है तो फिर ये वाला भी 10 ही होगा, ठीक है, ये वाला भी 10 होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर है। अब आप त्रिभुज ए सी ई में चलो, तो त्रिभुज ए सी ई में, इसमें भी आप टेन लीजिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है, टेन थीटा। देखो इसका थीटा कितना है, ऊपर वाले का 60 डिग्री है, तो 60 ले लो बराबर लंब, देखो इसका लंब करके, इसका लंब कितना h है, तो h बटा आधार, ठीक है, आधार हमारा ये है, ठीक है, ये आधार है 10। तो एक्चुअली बताएं आपको, तो देखो यहाँ पर मैंने h माना इतना, तो ऐसा मत कीजिए, देखिए केवल टावर मैं बताऊँ आपको, तो ये पूरा का पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, ये पूरा h होगा यहाँ से यहाँ तक, पूरा टावर होगा, केवल टावर क्योंकि पूरा है ना, तो ये पूरा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, अच्छा ये पूरा कितना है h है, तो पूरे h से आप इतना 10 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, है कि नहीं, इस पूरे से आप इतने पार्ट को घटा देंगे, यानी कि इस h से आप कितना घटा देंगे, ये 10 वाला घटा देंगे 10, तो ये मिल जाएगा हमारा। तो इसका मतलब जो लंब होगा वो हमारा होगा h माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ से देखो टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होगा √3 h माइनस 10 बटा 10, इसके बेटे कुछ नहीं तो 1, इसकी करा दीजिए गुणा, यहाँ पर जाएगा h माइनस का 10, इसकी इधर करा देंगे तो हो जाएगा 10 √3, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ, देखो ये हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन h बराबर देखो हमारे पास कितना 10 √3 है और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ पर 10 कामन ले लीजिए तो बचेगा √3 + 1, h बराबर 10 √3। अच्छा √3 का मान कितना है, √3 का मान हमारे पास है 1.73, तो √3 की जगह 1.73 ले लो और प्लस का 1, तो h बराबर जाएगा देखो 10, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2.73, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब h बराबर आ जाएगा, देखो इससे आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10 × 30 को 0 और 10 × 70 और 3 × 73 और 10 का 10 10 दूना 20 20 × 27, तो ये हमारे पास जो है इतनी मीटर ऊंचाई आ गई, ठीक है, कितनी आ गई 27 जो है मीटर लगभग ऊंचाई आ गई है, ठीक है, 27.30 मीटर ऊंचाई आएगी, ठीक है। चलिए इस तरीके से जो ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, क्योंकि केबल टावर ना, तो केबल टावर पूरा का पूरा था यहाँ पर, ये वाला है कि नहीं। चलिए अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये और ये का एक आदित्य हल है। चलो यहाँ पर थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, देखो क्या है ना, यहाँ पर दिया गया है, देखो k का मान निकालना है, हमें दो समीकरण दी गई हैं। पहली समीकरण हमको दी गई है 2x + ky बराबर 1, ठीक है, ये मान लो पहली समीकरण है, और एक दूसरी समीकरण हमको दी गई है 3x माइनस का 5y बराबर 7, ये समीकरण सेकंड है। बताया गया है का एक आदित्य हल है, कौन सा हल है, आदित्य हल है, ठीक है। तो हमसे बोला गया ये k जो है ना, ये k ज्ञात करना है हमें। देखो बहुत ही आसान है, आदित्य हल है ना, आदित्य हल, तो आदित्य हल की कंडीशन क्या होती है बताओ। आदित्य हल की कंडीशन होती है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यही होता है ना, तो ठीक है, बस हो गया। देखो ये वाला a1 है, नीचे वाला a2 होगा, नॉट इज इक्वल टू b1 हमारे पास k है और b2 हमारे पास माइनस का 5 है, k की 3 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 3k, ये नॉट इज इक्वल टू 5 दूनी 10, तो k नॉट इज इक्वल टू माइनस का 10/3, ठीक है। तो k का मान आ गया हमारे पास k नॉट इज इक्वल टू -10/3, k का मान -10/3 से छोटा, देखिए इसके बराबर नहीं हो सकता, मतलब k बराबर इतना आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए इस तरीके से इसका k का मान निकल गया। अगला देख लीजिए, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो शायद ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है मुझे लगता है,
चलिए मैं करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बता देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन को, शायद हटा दिया गया, आप देख लीजिएगा। या क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 126 है, हमें दोनों संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो जिसे ज्ञात करना है उसे मान लो सबसे पहले, क्योंकि वो हमें पता नहीं है। तो मान लो दोनों संख्याएं x और y हैं, तो माना पहली संख्या, मान लो पहली संख्या जो है वो x है तथा मान लो दूसरी संख्या y है, ठीक है। बताया गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अच्छा, पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का अंतर, ये y है, x और y है, इनके वर्गों, तो इनका वर्ग कर दो, फिर उनका अंतर, अंतर का मतलब माइनस है कि नहीं, अंतर निकालना मतलब माइनस लगाओ, कितना दिया गया 180 दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? बोला गया x और y के वर्गों, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, फिर इनका अंतर बोला गया है, तो इनका अंतर 180, समीकरण मान लो पहली, ठीक है, समझ गए। या थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो इतना कर सकते हो, चलो इतना ही रखो। आगे बताया गया है द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्तानुसार बताया गया है कि पहली संख्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, मान लो ये छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या ये है, ठीक है, छोटी संख्या, तो इसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो यानी कि ये 8y² होगा, 8 गुना बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या 8y है तो इसका 8 गुना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी संख्या का वर्ग, अगर आप छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो बड़ी संख्या का 8 गुना मिलेगा, तो बड़ी संख्या को 8 गुना करना पड़ेगा तब जाकर के मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये समीकरण सेकंड दी गई है। अब ये x² बराबर 8y है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए इसका मान, है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ना ये वाला इसकी जगह पर रख सकते हैं। तो लिख दो समीकरण फर्स्ट बा सेकंड से, देखो x² बराबर 8y दिया गया, तो इसकी जगह पर रख दो 8y को, है कि नहीं, क्योंकि लिख सकते हैं हम, और ये बराबर 180 है। तो देखो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ पर माइनस का y², ये प्लस का 8y है, और ये बराबर नहीं, इसको बराबर हटा सकते हैं, तो माइनस प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 180 और बराबर 0। यहाँ से माइनस का हम ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा y², प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। तो हमारे पास आ जाएगा y² माइनस का 8y प्लस का 180 बराबर 0। इस तरीके से जो है ये आ गया। अब इसके बाद क्या कीजिए, आप इसका जो है गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है, इसके बाद इसका गुणनखंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी जिनकी गुणा करें तो 180 आए, जिन्हें जोड़े घटाएं तो 8 आए, तो 18.180, ठीक है, तो संख्या आ गई। तो क्योंकि 18 10 की गुणा करोगे तो 180 आएगा, 18 से 10 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर संख्या लिख दो जो आपने सोची हैं, और ये 180 गुणनखंड करना तो आता ही होगा। यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हो, y कॉमन लोगे तो यहाँ पर y माइनस के 18, और यहाँ से आप माइनस का 10 कॉमन लोगे तो y माइनस का 18 आ जाएगा, बराबर 0। तो कॉमन वाले को एक साथ लिख लेना है, और ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लो, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 10, और क्या आएगा, और y बराबर आ जाएगा 18। तो हमारे पास y के मान 2 आएंगे, एक आएगा 10 और 18, यानी कि बड़ी संख्या 10 भी हो सकती है और 18 भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, बड़ी संख्या मान लीजिए 10 है, ठीक है, बड़ी संख्या मान लीजिए 10 है, तो छोटी संख्या x क्या होगी, अतः ये समीकरण देखो y का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड में रखने पर, ठीक है, सेकंड में रखो। देखो x² बराबर 8y की जगह पर आप किसको रखेंगे, चलो इसको रहने दो, इसको रख लो, ठीक है, इसको रख लो। तो x² बराबर 8 टाइम 64, ठीक है, और 8 कम 8 14, तो x बराबर आ जाएगा 144 का वर्गमूल, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो x बराबर आ जाएगा 12 प्लस माइनस 12, अतः छोटी संख्या हो जाएगी 12 तथा बड़ी संख्या 18, ठीक है। 10 भी हो सकती है, लेकिन 10 कब होगी, अगर आप 10 इसमें रखेंगे तो हमारी जो है बड़ी संख्या 10 हो जाती है, और छोटी संख्या रखने पर जो आता वो होता। देखो मैंने क्या किया, बड़ी संख्या को यहाँ पर y का मान 18 रखा, तो बड़ी संख्या 18 हो गई, और इसके बाद जो आया वो हमारी छोटी संख्या हो गई, समझ गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना था। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं क्या है। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नांकित समीकरण के युग्म को हल कीजिए, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं, ठीक है, तो इसे हम नहीं करेंगे।
चलिए अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के समान हो तो शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन बता देता हूं मैं। क्वेश्चन 4 है, बताया गया है, देखो बताया गया है कि शंकु के आकार का है, एक ठोस है शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर रखा हुआ है, यानी कि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या समान है। ठीक है, तो मान लो यहां पर माना शंकु की त्रिज्या, मान लो शंकु की त्रिज्या जो है वो r है। ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई भी दी गई होगी, तो शंकु की ऊंचाई को मान लो शंकु की ऊंचाई जो है वो h है। ठीक है, ये है। अच्छा, जो शंकु की त्रिज्या r है तो अर्धगोले की त्रिज्या भी r होगी। आगे बताया गया है कि शंकु अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो। ठीक है, तो बोला गया, देखो यहां पर प्रश्नानुसार बोला गया है कि शंकु का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, बराबर है शंकु के वक्र पृष्ठ के, समान है। ठीक है, बोला गया समान है कि नहीं, देख लीजिए क्वेश्चन में, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो हमें त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है, यानी r/h बताना है। देखिए कितना आसान है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4πr², शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। यल तो हमें नहीं चाहिए, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये पाई से पाई आप काट दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा देखो 4r² r और l। देखो l की जगह पर क्या रख सकते हो आप, h² + r², है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर क्योंकि आप जानते हो l बराबर होता है अंडर रूट में h² + r², ये फार्मूला होता है, तो इसकी जगह पर आप इसको रख दीजिए और एक r से यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 2 r हैं, तो यहाँ पर बचेगा 4r बराबर, देखो यहाँ पर क्या है √h² + r² है। अब देखो यहाँ पर इधर अंडर रूट की संख्या है, तो इसको हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, लेकिन तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर करो, देखो 4r है, इसका भी वर्ग कर दो और इसका वर्ग करें तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास यही बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसका वर्ग करोगे ना तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यही बचेगा। अब यहाँ से देख लीजिए 4r² प्लस का r², रुक जाइए यहाँ पर, 4 चौको 16 भी तो हो जाएगा ना, 4 चौको 16, ये प्लस का r² इधर आएगा, माइनस का r² हो जाएगा, इधर हमारा h² है, 16r² से एक r² चला गया, 15r² बचा बराबर h²। हमसे बोला गया है, देखो h² के गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा, हमसे बोला गया ऊंचाई, तब हमसे बोला गया त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, क्या होगा, यानी r/h हमसे पूछा गया है। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, r/h बराबर r²/h² बराबर 1/15, 15 की r² हो जाएगी और ये फिर से वही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें r/h चाहिए, स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर हटाकर इधर रूट लगा दो, तो हो जाएगा देखो r/h, स्क्वायर इसका दोनों पर है तो इसका पर होल लगा दो और इधर हमारा 1/15 हो जाएगा, तो आ जाएगा देखो r/h बराबर, स्क्वायर हटा लेंगे तो इधर रूट लगेगा, तो 1 के ऊपर रूट लगाओगे तो 1 ही आएगा, इसके ऊपर भी रूट लगा दो 15, तो लिख दो यहाँ पर अतः वह अनुपात हमसे बोला गया r/h, देखो r, इसको कह दो अनुपात और h बराबर है 1 है तो 1, ये बटा की जगह पर अनुपात लगा दो, अंडर रूट 15 है तो लिख दो यहाँ पर, बस आंसर आ गया। ठीक है, 1/15 आएगा। ठीक है, 1/√15 आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हटा दिया गया है, ये 13वें चैप्टर का था और शायद हटा दिया गया है, और वैसे आपको पता भी होगा ये क्वेश्चन आपने किया होगा। ठीक है, आसान है तो आप खुद कर लीजिएगा, वैसे तो हटा दिया गया सिलेबस से, तो इसे हम नहीं करेंगे। अगला देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निर्देशांक A, B, C और D समचतुर्भुज के निर्देशांक हैं, यानी कि ये समचतुर्भुज के निर्देशांक ये हमको सिद्ध करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन बचेगा, वो भी कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमको दिए गए हैं, अच्छा समचतुर्भुज पहले बना लो या ऐसे कर लो। देखो ए हमको दिया गया है, ए हमें दिया गया है
-3 कामा 2, ठीक है। अच्छा b कितना दिया गया है, b हमें दिया गया है -5 कामा -5, ठीक है। और c जो दिया गया है वो हमें दिया गया 2 कामा -3, ठीक है। और जो d दिया गया है वो दिया गया 4 कामा 4, ठीक है। सिद्ध करना है कि a b c और d, ठीक है, एक समचतुर्भुज के निर्देशांक हैं, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए कैसे होगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप ए बी निकाल लेंगे। समचतुर्भुज, पहले समचतुर्भुज समझो। समचतुर्भुज, सम यानी समान, चतुर्भुज चारों, देखो सम समान, चतु यानी 4 भुजाएं, मतलब सभी चारों भुजाएं जब समान होती हैं तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसकी हमें चारों भुजाओं को बराबर दिखाना पड़ेगा। तो पहले आप ए बी भुजा को दिखा दोगे, फिर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, अर्थात हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये हमें सिद्ध करना है, ए बी बी सी सी ए और डी ए, ये हमें सिद्ध करना है। चलो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। सर्वप्रथम ए बी बराबर, देखो ए कितना है हमारे पास, -3 कामा 2 है। और बी कितना है हमारे पास, -5 कामा -5 है। देखो निकालना है, ए बी से बी तक की दूरी निकाल लो, ठीक है। ए बी निकालने का मतलब लंबाई, ठीक है, भुजा की लंबाई निकाल लो। तो यहाँ से आप दूरी का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में x2 कितना हमारे पास -5 है, माइनस का प्लस का हो जाएगा, और y2 ये हो जाएगा -2, ठीक है। ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2 माइनस का बचेगा, और यहाँ से 5 2 7, तो हो जाएंगे हमारे पास, देखो 2 दूना 4 और 7 से 49, तो 9 10 53, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 53 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ए बी के बाद बी सी निकालते हैं। तो देखो बी सी कैसे निकलेगा, बी कितना है हमारे पास, -5 है। और सी कितना है हमारे पास, 2 कामा -3 है, 2 कामा -3। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो। फार्मूला वही है, x2 - x1, यानी इससे घटाना है x1, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस y2 ये है, और y1 ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 2 7, और यहाँ से ये 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास, देखो 7 7 49, और 2 दूना 4, जोड़ेंगे तो फिर से आ जाएगा 53। यानी ये दो भुजा बराबर आ गए। तीसरी भुजा देख लीजिए, ए बी आ गई, बी सी आ गई, सी डी निकाल लो, सी डी। तो सी डी देखो, सी डी बराबर, देखो सी कितना है हमारे पास, सी है 2 कामा -3, ठीक है, 2 कामा -3। और डी कितना है, डी हमारे पास है 4 कामा 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ऐसे ही निकाल लो। पहले इससे इसको घटाना है, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ। अब ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 4 में से 2 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 3 7, 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 7 7 49, तो फिर से यही आ जाएगा 53 ही आ जाएगा, ठीक है। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, और सी डी भी निकल गया, अब डी ए निकालना बाकी है। तो डी ए निकाल लो, डी ए बराबर, देखो डी कितना है, 4 कामा 4 है, और ए कितना है, -3 कामा 2 है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखो दूरी निकलेगी, जब आप दूरी निकालेंगे तो फिर से वही आएगा, 53 ही आएगा, ठीक है। अतः ए बी बराबर हो गया बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो लिख दीजिए अतः हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। कहने का मतलब सभी भुजा बराबर आ गए, इसलिए समचतुर्भुज के निर्देशांक हो जाएंगे। समझ गए। चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ जल्दी ही। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, अथवा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि n पदों का योग 1/2 इंटू 3n² + 5n हो तो nवां पद और 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन है, और इसे भी जल्दी ही कर लेंगे। ये क्या दिया गया हमें, n पदों का योग दिया है, योग यानी Sn हमको दिया गया है 1/2 और 3n² + 5n, ये दिया गया है। तो हमसे बोला गया है nवां पद क्या होगा और 20वां पद क्या होगा, ठीक है, ये हमको बताना है।
चलिए देखिए आप कैसे करेंगे इसको सबसे पहले क्या कीजिए आप, देखिए ये क्या है, एक इसे समीकरण पहली मान लीजिए, ठीक है, समीकरण पहली मान लीजिए। तो लिख दो समीकरण फर्स्ट में पहले आप एस एन की जगह पर क्या करो, 1 रख करके देखो। तो 1 रखोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 1 रखना है एन की जगह पर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 × 1, तो S1 बराबर S1 है, ठीक है, S1 बराबर आ जाएगा 1/2 और 3 × 3 और 5 × 5, यानी S1 आ गया हमारे पास 3 × 2 = 5 और 5 × 3 = 7। क्या हो गया यार, लगता है कुछ गलती हो रही है, लगता है 3 और 5 × 3 = 8, ठीक है 8 हो जाएगा ना, 1/2 और 5 और 3 8, 2 चौके 8, यानी S1 हमारे पास आ गया, S1 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब S1 निकल गया, अब S2 निकाल लो, S2 बराबर मतलब 2 रख लो। अब तो 2 रखोगे तो कितना आएगा, देखो 1 की जगह पर भी 2 रख देना है, 5 × n है ना, तो n की जगह पर 2 रख दो अब की बार। तो S2 बराबर आ जाएगा, देखो 1/2, 2 दूना 4 × 12 और 5 दूना 10, तो S2 बराबर आ जाएगा, देखो 1/2, ये हो जाएंगे 22, तो 2 × 2 2 × 2, यानी कि S2 बराबर आ गया हमारे पास 11। S2 निकल गया, अब S3 निकाल लो, S3 बराबर मतलब 3, अब 3 रख लो n की जगह पर, n की जगह पर 3 रख लो, तो आ जाएगा देखो 1/2, 3 है 3, अब की बार 2 रखा था, अब की बार 3 रखना है, ठीक है, और इसके जगह पर 3, तो आ जाएगा देखो S3 बराबर 1/2, 3 × 9 = 27 और 5 × 15, देखो S3 बराबर आ जाएगा 1/2, इसे जोड़ेंगे तो 2 5 7 12, 2 3 1 4 42, यानी 2 दूना 4 2 × 2, तो S3 बराबर आ गया हमारे पास 21। अब इतना 3 पद निकाल लिए हमने, मतलब हमारी योगांतमक जो श्रेणी है वो बन जाएगी, ठीक है। देखिए अभी देखो आपने S1 निकाला, S1 कितना आया, अतः देखो S1 कितना आया, 4 आया, उसके बाद कितना आया, 11 आया, फिर हमारा 21 आया, मतलब इस तरीके से जो है बनेगी। लेकिन यह एक योगांतमक श्रेणी है, क्या यह है, एक योगांतमक श्रेणी है, यह एक योगांतमक श्रेणी है, ठीक है। हमें AP चाहिए होगी, AP, तो सबसे पहले AP निकाल लो, इसलिए AP कैसे निकलेगी, AP हमारी AP क्या होती है, A1 और A2 A3 कुछ इस तरीके से AP चलती है। तो पहले A1 निकाल लो, देखो A1 बराबर कैसे निकलेगा, A1 निकालना है अगर आपको, तो A1 जो S1 होता है वही A1 होता है, तो A1 तो हमारा 4 ही रहेगा। अब A2 निकालना है, देखो A2 कैसे निकलेगा, S2 से S1 को घटा करके, ठीक है, मतलब इसमें जो है इससे इसको घटाओगे तो A2 निकल आएगा, तो 11 से जो है 4 को घटा दो, तो A2 बराबर आ जाएगा, देखो कितना आएगा, 7 8 9 7 बचेगा ना, तो 7 आएगा। और A3 कितना आएगा, देखो A3, अब A3 निकालना है तो देखो पहले क्या क्या, ये देखिए यहाँ पर S1 है, यहाँ पर समझो ये वाला S1 था और ये S2 था और ये S3 था, ठीक है। तो देखो A3 आपको अगर A3 निकालना है तो तीसरे वाले यानी 21 से आपको 11 को घटाना पड़ेगा, तो A3 आ जाएगा हमारे पास 11 और एक 12 आ जाएगा ना, यहाँ पर 21 से 11 घटाएंगे तो 12 आएगा, अतः AP बन गई हमारे पास, ठीक है। तो अतः AP हमारे पास बन गई, AP क्या थी, A1, तो A1 हमारे पास 4 आया, ये नहीं है, ठीक है, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, AP देखो A1 कितना है, 4 है, फिर A2 कितना है, 7 है, फिर A3 कितना है, 12 है, तो इस तरीके से जो है चलेगी। तो यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ से आप प्रथम पद और सार्वधातुक निकाल लीजिए, तो A बराबर आ जाएगा प्रथम पद और सार्वधातुक कैसे निकलता है, दूसरे पद से पहले को घटा करके, तो जो D आएगा वो आ जाएगा 3। अब पूछा गया देखो, अतः हमसे बोला गया nवा पद, क्या nवा पद, तो nवा पद निकालना है तो an वाला फॉर्मूला लगाइए, an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो an बराबर a कितना है हमारे पास, 4 है, ठीक है, तो 4 लिखो यहाँ पर, 4 + n तो हमको निकाल, nवा पद तो n ही है, और d कितना है, 3 है, तो an बराबर आ जाएगा, देखो 4 + 3 के अंदर गुणा करेंगे 3n - 3, यानी कि an यानी जो nवा पद आएगा 4 से 3 का 1 + 3n, तो लिख दो अतः nवा पद कितना आएगा, 3n + 1, ये आंसर होगा, ठीक है। आगे हमसे बोला गया 20वां पद भी तो निकालना है ना इसका, तो इसका 20वां पद भी निकालना है हमें, लिख दो 20वां पद, 20वां पद, देखो 20वां पद यहाँ पर आपकी बार जो है n की जगह पर 20 रखना है, तो an देखो an की जगह पर 20 रख दो, बराबर a कितना है हमारे पास,
4 है प्लस एन की जगह पर 20 रखना है, -1 इंटू डी हमारा 3 ही है। देखो ए 20 बराबर 4 प्लस 20 में से गया 19 और ये 3, तो ए 20 बराबर 4 प्लस 19 दिया 57, 3 में 27 दिया, हाँ ठीक है। तो ए 20 यानी कि जो 20वां पद आ गया वो हमारे पास आ गया है 61, ठीक है। तो ये हमारे जो है आंसर होंगे, समझ गए। तो यानी कि जो nवां पद आया वो 3n+1 आया और जो 20वां पद आया वो इस तरीके से आया, समझ गए। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि भैया यहाँ पर जो है एक श्रेणी ये बना लेते हैं, ये तो योगात्मक श्रेणी है ना आपकी, आपको तो एपी चाहिए यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चाहिए ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब मिलेगी, इससे ये पहला वाला तो S1 ही हो जाएगा, ठीक है, A1 मिल जाएगा। फिर A2 निकालेंगे कैसे, इससे S2 से S1 को घटा करके, तो S2 से A1 तो ये A2 मिल गया। अब A3 जब मान ले निकालना है तो इस वाले से इसको घटा करके निकाल लेंगे, S3 से S2 को घटा करके तो 12, तब हमारे पास एपी बन गए 4, 7, 12, फिर यहाँ से हमने निकाल लिया, समझ गए इस तरीके से। तो हमने क्या किया, इस तरीके से जो इसके क्वेश्चन थे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सेट 5AZ के जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न थे उन सभी को मैंने कर लिया है। और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, 2022 का जो सेट 6 BA है इसके ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में इसके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।